गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न दैट इज द फर्स्ट सेमेस्टर आफ्टर 6 मंथ दैट इज नियर अबाउट नवंबर दिसंबर, जो क्वेश्चन पैटर्न साइंस का होगा वो 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। ठीक है, उसमें बायोलॉजी का भी कुछ पार्ट होगा, इसलिए फिर से हम 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन पिछले 2 क्लास में लगातार डील किए हैं। आज फिर से हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो है इसमें तुम्हारा बेसिकली हम आज एमसीक्यूज को ही डील करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या है? इसमें देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो है द मूवमेंट ऑफ वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ वाटर and the movement of water and dissolved minerals, the movement of water and dissolved minerals from the roots to the leaves, from the roots to the leaves is best explained by the movement of water and mineral from the root to the leaf is best explained by 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, कोहेशन, टेंशन थ्योरी। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन। थर्ड ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सबसे अच्छे ढंग से ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीफ, यानी रूट टिप से लीफ तक जो वाटर और मिनरल का मूवमेंट होता है, इसको कौन सा ऑप्शन बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता है? कौन सा होगा, बोल सकते हो 4 ऑप्शन में से? नहीं, आंसर होगा कोहेशन टेंशन थ्योरी, बिकॉज ट्रांसलोकेशन मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड बाय फ्लोएम to the longer distance in the plant, that is called translocation. कोहेशन टेंशन थ्योरी क्यों हुआ? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल के दौरान जो वाटर का कॉलम लगातार मेंटेन होता है फ्रॉम रूट टिप टू द टॉप ऑफ द प्लांट, इट इज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कोहेसिव फोर्स क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ आया? ठीक है। सेकेंड, द रेट at which oxygen moves from the
the rate at which oxygen moves from the alveoli of our lungs into our blood, जिस रेट में ऑक्सीजन मूव करता है फ्रॉम द एल्वियोली ऑफ आवर लंग्स इनटू आवर ब्लड, उसको क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शन है. फर्स्ट, that depends on the difference, depends on the difference, depends on the difference in oxygen concentration, oxygen concentration between the alveoli and the blood. Second, depends on the color of the alveoli. Third, depends on the availability of energy, depends on the availability of energy to transport gases across the membrane, and the fourth option is none of the above, Now understand the question. The rate at which oxygen moves from the alveoli of our lungs into our blood, ठीक है? जिस रेट में ऑक्सीजन हमारे एल्वियोली से ब्लड में मूव करता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? पहला पॉइंट है डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन द एल्वियोली एंड द ब्लड. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो एल्वियोली में ज्यादा होगा और ब्लड में कम होगा. इससे क्या होगा? जो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, जिस कारण से रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज मच मोर फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन एल्वियोली एंड लेस इन ब्लड. सेकेंड, कलर ऑफ द एल्वियोली, इससे कोई मतलब नहीं है. थर्ड, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, डिफ्यूजन से होता है ऑक्सीजन का ट्रांसफर और डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है और पैसिव प्रोसेस में एनर्जी का कोई कंजम्पशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का यूज हो रहा है. एंड लास्ट, नॉन अबाउट तो सवाल ही नहीं उठता है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. समझ आ गया? अब देखो क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 है द साइट ऑफ exchange of the site of exchange of waste, nutrients, gases and hormones. The site of exchange of waste, nutrients, gases and hormones. Gases and hormones
between the blood and body cells, between the blood and the body cells are the, between the blood and the body cells are the, first option arteries, second option arterioles, third capillaries, fourth veins. ठीक है, द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वेस्ट, न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड हार्मोन. ठीक है, बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल, ब्लड और बॉडी सेल के बीच जो एक्सचेंज का काम करता है, किसका? वेस्ट, न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड हार्मोन. ये कौन होगा बोलो? आर्टरीज होगा, वेन्स होगा, कैपिलरीज होगा या आर्टरियोल्स होगा? क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, राइट आंसर होगा कैपिलरीज, क्योंकि आर्टरीज का काम है हार्ट से ब्लड को लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिफरेंट करना. वेन का काम है डिफरेंट बॉडी से ब्लड को लेके हार्ट में देना, है ना. और कैपिलरीज का काम है कि ये एक्सचेंज का काम करता है बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल. अब आ जाओ ऑप्शन क्वेश्चन 4 में. क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा? Which of the following is not a component of प्लाज्मा? इसमें से कौन प्लाज्मा का कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन वाटर, वाटर के बाद ग्लोब्यूलिन, थर्ड फिब्रिनोजेन, फोर्थ प्लेटलेट्स, इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है बोलो जो प्लाज्मा का कंपोनेंट नहीं है? हाँ, प्लेटलेट्स. ठीक है, हाँ सही है, प्लेटलेट्स होगा, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों किसका कंपोनेंट है? ये तीनों कंपोनेंट है तुम्हारा ब्लड कॉर्पसेल्स का. जबकि वाटर, ग्लोब्यूलिन जो कि एक प्रोटीन है, फिब्रिनोजेन जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ये सब प्लाज्मा का पार्ट है. ठीक है, next question number 5. The function of glomerules, the function of glomerules, the function of glomerules and Bowman's capsule of the nephron.
the function of glomerules and Bowman's capsule of the nephron is to the function of glomerules and Bowman's capsule किसका नेफ्रॉन का क्या है is to 4 ऑप्शन है. फर्स्ट, reabsorb water into the blood, reabsorb water into the blood. Second option is eliminate ammonia from the body, eliminate ammonia from the body. Third option is reabsorb salt and amino acid, reabsorb salt and amino acid. Fourth, filter the blood and capture the filtrate, filter the blood and capture the filtrate. तो देखो ग्लोमेरुल्स का फंक्शन है फिल्टरेशन करना, तो यहां पे डायरेक्ट लिख दिया रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कभी नहीं होगा. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अदर मिनरल बोमेन्स कैप्सूल, और ग्लोमेरुल्स का काम है ही नहीं. नेक्स्ट, एलिमिनेट एमोनिया फ्रॉम द ब्लड, ठीक है. थर्ड है रीअब्जॉर्ब सॉल्ट एंड एमिनो एसिड, और फोर्थ है फिल्टर द ब्लड एंड कैप्चर द फिल्ट्रेट. ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो. हाँ, 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्लोमेरुल उसको फिल्ट्रेट करता है और उस फिल्ट्रेट को कैप्चर करता है बोमेन्स कैप्सूल का ल्यूमेन. ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शन क्वेश्चन 6 में. क्वेश्चन 6, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रीचिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ reaching the correct order of reaching of air from atmosphere to the lungs is through. The correct order of reaching of air from atmosphere to the lungs is through. पहला, external nares, larynx, trachea and air sac. Second, larynx, trachea, air sac and external nares. Third, trachea, air sac, external nares and larynx. This is the third option. And fourth option is air sac, trachea,
larynx, and external nares. ठीक है, तो देखो यहां पे करेक्ट ऑर्डर है कि एयर कैसे रीच करेगा, एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में जाएगा, उसका प्रॉपर रास्ता कौन है. ठीक है, ये ऑप्शन है. सबसे पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल नेयर, नेसल कैविटी, फिर लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, फिर ट्रैकिया, फिर एयर सैक. दूसरे ऑप्शन में है वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, एयर सैक, एक्सटर्नल लेयर. तो ये तो होगा ही नहीं, एक्सटर्नल लेयर पहले होता है. ट्रैकिया, एयर सैक, एक्सटर्नल लेयर, ये भी नहीं होगा. एक्सटर्नल लेयर थर्ड में नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट में होगा. तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. अब क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 है वेन्स कैन बी डिफरेंशिएटेड. वेन्स कैन बी differentiated. Veins can be differentiated from arteries. Veins can be differentiated from arteries because the veins first have valves, second have hard walls, third have pure blood in them, and fourth have thick wall. Have thick wall. ठीक है, पूछा जा रहा है कि वेन जो है ये डिफरेंशिएट होगा, ये अलग होता है आर्टरीज से, बिकॉज द वेन हैव, वेन में क्या पाया जाता है, वेल, हैव हार्ड वॉल, हैव प्योर ब्लड इन देम, एंड हैव थिक वॉल. क्या होगा बोलो? हाँ, क्योंकि वेल्व में ब्लड प्रेशर बहुत ही कम होता है, जिस कारण से मैक्सिमम चांस होता है कि ब्लड बैकवर्ड फ्लो करे, और उस ब्लड को बैकवर्ड फ्लो से रोकने के लिए वेन्स में क्या होता है, वेल्व्स. तो वेल्व इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 8 है एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट. एक्सक्रीशन इज carried out. Excretion is carried out by nephridia in. Excretion is carried out by nephridia in. First option cockroach. Second option amoeba. Third option earthworm. Earthworm. Fourth option human. Human. बोलो, नेफ्रीडिया से किस में एक्सक्रीशन होगा? कॉकरोच में तो नहीं होगा, इसमें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है. एमीबा तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो रैप्चरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से होगा. ह्यूमन है तो उसमें किडनी से एक्सक्रीशन होता है, तो बचा कौन? अर्थवॉर्म. तो आंसर होगा अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रीडिया. क्लियर हुआ? 8 नंबर क्वेश्चन. जिज्ञासा? अब देखो क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9 है, क्या बोल रही है? सर जैसे ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, अपने YouTube वीडियो में डाले हैं. हाँ, अभी डालेंगे. डाले नहीं है, डालेंगे. ठीक है. ठीक है सर. क्वेश्चन 9.
यूरिया इज फॉर्म्ड इन, यूरिया इज फॉर्म्ड इन, यूरिया कहां बनता है? यूरिया इज फॉर्म्ड इन फर्स्ट ऑप्शन लीवर, सेकेंड ऑप्शन स्प्लीन, थर्ड ऑप्शन किडनी एंड फोर्थ ऑप्शन लंग्स। बोलो यूरिया किस ऑर्गन में बनता है? लीवर, स्प्लीन, किडनी और लंग्स। किडनी नहीं, किडनी तो सिर्फ यूरिया को ब्लड से नेफ्रॉन के माध्यम से अलग करता है, यूरिया बनाता है लीवर। सो लीवर इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया सूरज? लीवर जो है वो क्या करता है कि जो एक्सेसिव नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में, और फिर यूरिया थ्रू ब्लड प्लाज्मा हमारे किडनी में जाता है। किडनी में नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुल्स है उसको फिल्टर करता है, और हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है ये यूरिन के थ्रू होता है, लेकिन यूरिया को बनाता कौन है? लीवर। अब समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन एमीबा द digestion is intracellular, because first amoeba is unicellular, first option amoeba is unicellular, second option amoeba is multicellular, amoeba is multicellular, third amoeba is found in pond, amoeba is found in ponds, and fourth amoeba is a microscopic, amoeba is a microscopic animal। तो बोला गया एमीबा में जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, विद इन द सेल डाइजेशन होता है। इसका मेन रीजन क्या है? फर्स्ट एमीबा यूनिसेलुलर है, सेकेंड एमीबा मल्टीसेलुलर है। तो सेकेंड ऑप्शन ऐसे गलत हो गया क्योंकि एमीबा इज अ 100% प्रोटोजोअन विच इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड एमीबा इज फाउंड इन पॉन्ड्स, ये इलॉजिकल है। फोर्थ एमीबा इज माइक्रोस्कोपिक एनिमल, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है बट दैट इज द नॉट क्राइटेरिया फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? पहला होगा एमीबा इज यूनिसेलुलर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन starts from
digestion of food in human starts from first duodenum, second small intestine, third mouth, fourth large intestine. देखो क्लियर है कि डाइजेशन ऑफ ह्यूमन स्टार्ट करता है माउथ से, क्योंकि माउथ में सलाइवा रिलीज होता है फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड एंड सलाइवा कंटेन्स सैलिवरी एमाइलेज विच स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 12, digestion of starch. Digestion of starch starts from first option stomach, second option small intestine, third option mouth, fourth option esophagus. बोलो स्टार्च का डाइजेशन कहां पे शुरू होता है? माउथ. क्यों? क्योंकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है और अभी हम जस्ट पढ़े 11 नंबर क्वेश्चन में कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ, और माउथ में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. और स्टार्च किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. द प्रोसेस ऑफ transpiration in plants helps in first opening of stomata. In plants helps in opening of stomata. Second, absorption of CO2. Absorption of CO2 from atmosphere. Third, upward conduction. Conduction of water and minerals. Fourth, absorption of oxygen from atmosphere. Absorption of oxygen from एटमोस्फेयर. पूछा गया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट हेल्प्स इन. प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट को किससे मदद करता है? बोलो. फर्स्ट ऑप्शन ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, कोई केस नहीं है, क्योंकि ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा होता है जब गार्ड सेल में वाटर प्रेशर हाई होता है, यानी टर्जर प्रेशर क्रिएट होता है. सेकेंड ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम एटमोस्फियर, ये इलॉजिकल पॉइंट है. अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल के कारण ही अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल होता है फ्रॉम रूट टिप टू द टॉप ऑफ द प्लांट. क्वेश्चन 14, रूट कैप हैज
root cap has no role in water absorption. रूट कैप का वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में आओ, इट हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन, इट हैज नो डायरेक्ट connection with, it has no direct connection with the vascular system. Vascular system. Second, it has no cells containing chloroplast. It has no cells containing chloroplast. Third, it has no root hair. It has no root hair. And the fourth option is it has loosely arranged cells. देखो बोला गया है कि रूट कैप का कोई रोल नहीं है इन वाटर एब्जॉर्प्शन. क्यों? पहला ऑप्शन है इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वस्कुलर सिस्टम के साथ. सेकेंड ऑप्शन है इसमें ऐसा कोई सेल ही नहीं है जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो. थर्ड ऑप्शन है इसमें रूट हेयर नहीं है. और फोर्थ ऑप्शन है ये इसमें लूजली अरेंज्ड सेल्स है. तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बोलो जिज्ञासा. फोर्थ गलत. थर्ड, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रूट हेयर. रूट हेयर क्या करता है? रूट हेयर इज अ एपिडर्मल आउटग्रोथ. किसी भी प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस है, और रूट का जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में चारों तरफ फैलता है, और वो रूट के सरफेस एरिया को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ वाटर को एब्जॉर्ब करके रूट तक पहुंचाता है. लेकिन रूट कैप क्या है? एक कवरिंग है जो रूट के ऊपर होता है, रूट को चारों तरफ से कवर करता है. क्यों? क्योंकि रूट जब सॉइल में पेनिट्रेट करता है तो रूट का सॉइल के साथ फ्रिक्शन होता है. इट में डैमेज द रूट. तो रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होता है. जिस तरह से एक्वेटिक प्लांट में रूट के ऊपर रूट पॉकेट होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा 3. समझ आया मेरा आंसर? क्वेश्चन 15. ठीक है. In the cardiac cycle, in the cardiac cycle, diastole is, in the cardiac cycle diastole is first the number of heartbeat, the number of heartbeat per minute. Second, the relaxation period, the relaxation period after contraction of the heart. Third, the forceful pumping action of the heart. The forceful pumping action
of heart, and fourth, the contraction period after relaxation of the heart. The contraction period after relaxation of the heart. बोलो डायस्टोल क्या है? नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट. ये तो पंपिंग ऑफ ब्लड से रिलेटेड है, होगा ही नहीं. सेकेंड ऑप्शन है द रिलैक्सेशन पीरियड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. थर्ड, फोर्सफुल पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. फोर्सफुल जब पंपिंग एक्शन होगा तो वो हार्ट का वो चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो थर्ड भी नहीं होगा. फोर्थ, द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड आफ्टर रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन के बाद जब फिर से दोबारा वो एक्साइटेड होगा. तो कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो जिज्ञासा. यस सर. कौन सा ऑप्शन होगा इसमें चार में से? आउट ऑफ दिस फोर विच वन इज द करेक्ट? सर सेकंड वन. यस, सेकेंड वन होगा, क्योंकि डायस्टोल को बोला जाता है रिलैक्सेशन फेज और सिस्टोल को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन फेज. ठीक है, तो यहां पे होगा द रिलैक्सेशन पीरियड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. नाउ क्वेश्चन 16. क्वेश्चन 16 क्या है? ब्लड वेसल्स carrying blood vessels carrying blood from lungs to heart. Blood vessel carrying blood from lungs to heart through. ब्लड वेसल्स जो है, जो कैरी कर रहा है ब्लड को लंग्स से हार्ट में. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पहला बहुत इजी क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी. सेकेंड ऑप्शन पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन. थर्ड ऑप्शन कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी. फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस. बोलो क्या होगा? pulmonary vein. Two pair of pulmonary vein carry blood या perioxygenated blood from the lungs to the left arteriole of the left arteries of the heart. तो ऑप्शन 2 that is pulmonary vein is the correct answer. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 17. Question number 17 is major function of contractile vacuoles. Major function of contractile vacuoles. Major function of contractile vacuoles. First, second, circulation. Third,
osmoregulation. Fourth, all of the above. ठीक है, इसमें से कौन सा फंक्शन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का है? याद रखना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन प्लांट सेल इन द सेंट्रल पोजीशन. बोलो कौन सा फंक्शन है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का? हाँ, ऑस्मोरेगुलेशन. व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? क्लियर करो सूरज. ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर बैलेंस एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब वाटर के क्वांटिटी को और आयन के बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन, एंड दैट इज परफॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. क्वेश्चन 18. vocal cords occur in. vocal cords occur in. First option, pharynx. Second option, glottis. Third option, bronchial tube. Bronchial tube. And fourth option, larynx. बहुत इजी क्वेश्चन है. बोलो वोकल कॉर्ड किसमें पाया जाता है? जिज्ञासा. Yes, sir. Vocal cord is found in pharynx. Second option is glottis. Third option is bronchial tube. Fourth option is larynx. Which is the correct option? Sir, third. No, this is fourth. Because larynx is also called voice box. Okay? And here we write the question is vocal cord. So when the larynx is called voice box, then naturally vocal cord is found in larynx. Okay? समझ आ गया? Okay, sir. Question 19. The breakdown of pyruvate. The breakdown of pyruvate. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in first cytoplasm, second mitochondria, third chloroplast, फोर्थ न्यूक्लियस. बोलो ये जो प्रोसेस हो रहा है पायरुविक एसिड CO2 वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. और एरोबिक रेस्पिरेशन किस सेल ऑर्गेनल में होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में? बोलो सूरज. नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया. क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन है. क्या रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट का कोई रोल है? तब आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. क्वेश्चन 20. व्हाट इज द टर्म used when vessels open and let more blood through
थ्रू। ठीक है, बोला गया कि कौन सा टर्म यूज करेंगे, ठीक है, यूज्ड व्हेन वेसल्स ओपन एंड लेट मोर ब्लड थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन। सेकेंड ऑप्शन वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन। थर्ड ऑप्शन इंक्रीज परमिएबिलिटी, increased permeability, and the fourth option is none of this, none of this. Understand the question first. What is the term used when vessel open? blood vessels open हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ब्लड को वो बाहर निकलने देगा। कब ऐसा होगा? जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगा यानी दबेगा, दैट इज वैसोकंस्ट्रिक्शन। जब ब्लड वेसल डायलेट यानी फैलेगा, जब ब्लड वेसल का परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा, या कोई भी नहीं। बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट? जिज्ञासा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोलो। द टर्म यूज्ड व्हेन वेसल ओपन, दैट इज ब्लड वेसल ओपन एंड लेट मोर ब्लड टू गो थ्रू आउट इट, उससे बाहर जाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को जाने देगा। कौन से कंडीशन में? वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन, इंक्रीज परमिएबिलिटी एंड नन ऑफ दिस। नहीं, कंस्ट्रिक्ट होगा। मान लो ये ब्लड वेसल है, तुम इसको कंस्ट्रिक्ट कर दी तो इससे ब्लड निकलेगा कि रुक जाएगा? बताओ। रुक जाएगा। तब, और ये है वैसोडाइलेशन। वैसो मींस ब्लड वेसल, डायलेट मतलब फैल गया, तो इससे ब्लड निकलेगा कि रुकेगा? है ना? तो यहां पे क्वेश्चन समझो, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन वेसल्स ओपन। तो वेसल ओपन कब करेगा? कंस्ट्रिक्शन में कि डायलेशन में? हाँ, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। ये जो हम क्वेश्चन का पूरा सेट बनाए हैं, ये टोटल 50 क्वेश्चन। हाँ सर, ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो एग्जाम में आधे ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे ना? नहीं, पहला जो क्वेश्चन तुम लोग का होगा 90 क्वेश्चंस जो रहेगा फर्स्ट, क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम है। फर्स्ट सेमेस्टर में ऑल द 90 क्वेश्चंस आर एमसीक्यू। और सेकेंड वाले में सब्जेक्टिव, केस बेस्ड स्टडी, असर्शन रीजन सब होगा। फर्स्ट वाले में सिर्फ एमसीक्यू और असर्शन रीजन होगा। तो हम तुम लोग को ये पहले प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिर असर्शन रीजन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है? सिलेबस कब तक आ जाएगा? सिलेबस देखो दे देना चाहिए विद इन अ वीक। ऐसे मेरे हिसाब से सिलेबस रिड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तो ऑनलाइन मोड में हम लोग राइट फ्रॉम द बिगनिंग है, तो हमको नहीं लगता कि सिलेबस रिड्यूस करने का कोई है। क्योंकि सीबीएसई जब इनिशिएट किया था इस साल 21-22 सेशन, ठीक है, तब वो ऑलरेडी लिख दिया था देयर इज नो नीड ऑफ रिड्यूसिंग द सिलेबस। ठीक है? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हाँ